तलवा तलैया माँ फूले कुमुदिनी भंवरा करे गुंजार। हे भैया हे बाबू ऐसे बागौआ हमार। मैं तो सौंदर्य को बहुत पसंद करता हूँ। हाँ, लड़कियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और इसका मतलब ये नहीं कि मैं ठरकी हूँ। सौंदर्य अच्छा लगता है। तेरी आँखें पढ़ूँ तो ज़रा पास आ, कुछ कहूँ कुछ सुनूँ तो ज़रा पास आ। तेरी आँखें पढ़ूँ तो ज़रा पास आ। जैसे डायलॉग बोलने की वो बात आती है तो लोग थोड़ा सा क्या करने लगते, देखा मैंने क्या कहा था। आप समझे नहीं बात को, इतनी देर से बता रहे हैं लेकिन आप समझते ही नहीं हैं। अब इसको नेचुरली बोला था, देखा है, आप समझते ही नहीं बात को। इतनी देर से तो बता रहा हूँ, एक्टिंग ही तो कर रहा हूँ। और कैसे एक्टिंग करके दिखाऊँ भैया? नाचने लगूँ क्या? पतुरिया हूँ। आपके चेहरे में कोई एक खास बात होगी, जब गर्दन टेढ़ी करते हैं तो आप कैसे लगते हैं? तो कि शहर माए बहुत कमाए आधो पेट न खाए, हंसिया खुरपा फरुहा टोकरी नानी याद कराए। केहू न पूछे कहाँ का जाबा, अरे भैया कहाँ से आए, रतिया पटरी पे बिताए है पैसा बैरीना। फिल्मों में भी एक काफ़ी मतलब एक सहजता दिखने लगी है उनके डायलॉग्स में। सीन में हर चीज़ में एक सहजता दिखने लगी है। हालांकि सहजता इस स्तर पर भी है कि हीरो हीरोइन पहले जो है पेड़ के पीछे प्यार कर लेते थे, अब एकदम सहज हो गए हैं। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। मतलब क्या, मतलब कि थोड़ा एक्सपर्ट कमेंट चाहते हैं। एक्सपर्ट कमेंट ये है कि कोई भी चीज़ जब ज़्यादा होती है तो अपने आप ख़त्म हो जाती है। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल वेब कुटुंब पर। दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक बहुत ही अनोखी और जानदार शख्सियत से। इनको आप जानते होंगे लेकिन क्या आप पहचानते हैं? चलिए हम बता देते हैं। अभी एक सीरीज़ आ रही है अमेज़न प्राइम पर, वेब सीरीज़ तांडव। उसमें सर का अहम किरदार है और इसके अलावा भी कई तरह की एड फिल्म्स, कई फिल्मों में और कई वेब सीरीज़ में काम कर चुके हैं और कर रहे हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं काली प्रसाद मौर्य जी से, जो कि शॉर्ट में कहते हैं केपी मौर्य। तो केपी मौर्य के नाम से ये यहाँ पर फेमस हैं। जहाँ पे मैं इस वक्त हूँ, ये कलाकारों की मंडी हाउस, वहाँ से बातचीत शुरू करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल वेब कुटुंब पर। जी, बहुत शुक्रिया रोहित भाई। काफ़ी अरसे से आपको जानता हूँ। मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने आपके अंडर में काम भी किया है। आप पत्रकार हैं। जब मैंने आपके साथ आज से करीब 10 साल पहले काम किया, तब आप पत्रकार, वहाँ पे हम सीनियर पत्रकार थे, सीनियर संपादक थे। और आप गायक कलाकार बहुत अच्छे हैं। आप किसान भी हैं, आप अभिनेता हैं। तो क्या आप नेता भी हैं? नहीं, नेता नहीं। क्योंकि कई विधाओं में जो है आपकी कला जो है फूट रही है, और मतलब कई विधाओं में मतलब वो आपकी कला जो है विस्तार पा रही है। तो इसीलिए मैंने पूछा क्या नेता भी हैं आप? नहीं, नेता नहीं हूँ, लेकिन राजनीति, चूँकि कलाकार का मतलब ये नहीं होता है कि वो एक ऐसा प्राणी है जो केवल शोकेस में रखने वाली चीज़ है। उसके अंदर भी आत्मा है, बुद्धि है, तो उसको सोच समझ और अभिव्यक्ति का अधिकार है। तो उस तरह से अपने आप को अभिव्यक्त कला के माध्यम से कलाकार करता है। अब उसमें नेतागिरी का मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि नेतागिरी जिस तरह से की परिभाषा अभी नेतागिरी की जो हो गई है, उसको बहुत अच्छे रूप में नहीं लिया जाता। तो नेता कहलाना तो मुझे नहीं पसंद होगा।
खैर कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी जो अभी सीरीज़ आ रही है अमेज़न प्राइम पे जी। उसका नाम तांडव ज़रूर है, लेकिन उसका टीज़र देख के जहाँ तक मुझे समझ में आया उसमें पॉलिटिक्स बेस्ड शायद है ना, राजनीति पॉलिटिकल ड्रामा है। तो मैंने सोचा शायद आप प्रभावित हो गए हो। खैर कोई बात नहीं है, ज़रा अपनी सीरीज़ के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। अभी तो कुछ ज़्यादा बताना संभव नहीं होगा और अच्छा भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ये है कि भारत, सुल्तान, टाइगर जिंदा है, मेरे ब्रदर की दुल्हन जैसी कई फिल्मों के निर्देशक अली अब्बास जफ़र साहब ने इसे इस दुनिया को गढ़ा है जहां तांडव हो रहा है। एक तरह से ये पॉलिटिकल ड्रामा है और साजिशों का एक बढ़िया दौर देखेंगे। जिस तरह से शेक्सपियर के नाटकों में अलग अलग तरह के किरदार जिस लगे रहते हैं कुछ तिकड़म में, उस तरह की चीज़ें हैं, उस तरह की कहानी है। और इसमें जब कॉलेज पॉलिटिक्स, बेसिकली जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, उस पे वो वाला जो हिस्सा है उसमें जिस कॉलेज में स्टूडेंट्स अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, वहाँ का मैं प्रोफेसर हूँ। अच्छा। तो हाँ, ये मेरा किरदार है फ़िलहाल, बस इतना ही बता पाऊँगा अभी। कुल मिला के बाकी अभी 15 जनवरी को रिलीज़ हो रही है, तो सीरीज़ देखिए, आपको मज़ा आएगा। क्योंकि टीज़र काफ़ी देखा जा रहा है और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कॉलेज वाली राजनीति देखने को मिलेगी, तो काफ़ी मज़ा, एंटरटेनमेंट आने वाला है। सर ये बताइए, इसके अलावा भी और मतलब कोई आपकी अभी वेब सीरीज़ हाल फिलहाल आ रही है, और मतलब कहाँ पे आप अभी आपका, और कहाँ पे आप जो है देखने को मिलेंगे हम दर्शकों को? अभी एक डिज्नी स्टार पे, डिज्नी हॉटस्टार पे एक फिल्म, शॉर्ट फिल्म हमारी रिलीज़ हुई। प्रभास सचदेवा जी उसके डायरेक्टर हैं जी। उस फिल्म को बहुत सराहा लोगों ने, और उसके बाद हॉटस्टार, ये एमएक्स प्लेयर पे भी उसको रिलीज़ किया गया। डिज्नी स्टार वाली कौन सी फिल्म है? वही डिज्नी स्टार और एमएक्स प्लेयर दोनों पे रिलीज़ की गई। जोया नाम है। अच्छा। जोया शॉर्ट फिल्म है, थ्रिलर है, थ्रिलर सस्पेंस है, और उसको बहुत सराहा लोगों ने। उसमें मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ। प्रभास सचदेवा जी ही अभी एक और फिल्म लेके आ रहे हैं, तो उसकी शूटिंग शायद जनवरी या फरवरी में, जनवरी लास्ट में या फरवरी में शुरू होगी। उसमें मेरा एक अहम किरदार होगा, तो अभी उसकी शूटिंग की प्लानिंग चल रही है। फ़िलहाल ये आगे काम है अभी। जोया में आपने जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट वाला रोल किया है, मैंने उसको देखा है। अच्छा। और काफ़ी जो है, मतलब आप कलाकार दमदार हैं, तो रोल भी आप बड़े खूबसूरती से निभाते हैं, जान डाल देते हैं। और सर बताइए कुछ, मतलब जिस तरह से हम देखते हैं कि बड़े बैनर्स जो हैं, तो बड़े बैनर्स पे मतलब जो वेब सीरीज़ एक नया कल्चर आया है, बने बड़े बैनर जैसे सलमान खान का या शाहरुख खान का रेड चिली प्रोडक्शन, ये लोग अभी वेब सीरीज़ में नज़र नहीं आ रहे हैं। और जो कलाकार जो हैं, जिन्हें बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी इन लोगों के प्रोडक्शन में या बड़ी फिल्मों में, वेब सीरीज़ में छाए हुए हैं। तो क्या कहेंगे, मतलब एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, क्या है बदलाव? ये शुरू हो गया था, मुझे लगता है 1-1.5 साल 2 साल पहले से ही, और इसकी धनक और पहले से शुरू हो गई थी, क्योंकि लोगों के हाथ में मोबाइल है और ज़्यादातर लोग अब इंटरनेट पे देखना चीज़ों को पसंद करते हैं, कहीं जाना नहीं चाहते, थिएटर में भी नहीं जाना चाहते अब लोग। तो इसलिए ये इसको बाद में नाम भी मिल गया, अब OTT कह रहे हैं लोग, OTT प्लेटफॉर्म। और इसमें अब बड़े बड़े बैनर भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बड़े बैनर के लोग नहीं आ रहे हैं। जैसे अली अब्बास साहब बहुत बड़े बैनर, सलमान साहब की कई फिल्में, हिट फिल्में दी हैं उन्होंने, और वो भी जब आ गए वेब सीरीज़ पे, इस प्लेटफॉर्म पे। अच्छा। और प्रकाश झा साहब ने अभी, आपको याद होगा शायद, आश्रम उन्होंने OTT पे ही रिलीज़ किया, और मिर्ज़ापुर जैसी सीरीज़ भी आई। तो अभी OTT का भविष्य मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, और थिएटर में अब लोग आदत भी छूट गई है, और मुझे लगता है कि बहुत कम लोग जाना पसंद करेंगे। कोई बहुत बड़ी फिल्म आए तो उसकी बात अलग है, लेकिन फिर भी लोग अब एक आदत सी हो जाती है ना, और घर बैठे लोग देखना पसंद कर रहे हैं।
लैपटॉप पे देख लेते हैं, अपने कंप्यूटर सेट पे देख लेते हैं। तो इसका भविष्य बहुत अच्छा है। रंगमंच में ये श्री राम ऑडिटोरियम में देखा है आपका एक सोलो नाटक देखा है, उसमें आप अकेले ही मतलब पूरा समा बांधे हुए थे। रंगमंच का भविष्य क्या है और मतलब कब तक खिंचेगा ये? रंगमंच मतलब आप हिंदी रंगमंच की बात कर रहे हैं? जी, हिंदी या कोई भी मतलब जो थिएटर ये रंगमंच पे जो कला मतलब सिनेमाई पर्दे से अलग जो ये मंच पे हम लोग रंगमंच पे जो देखते हैं, ये इसका भविष्य है या इधर दिल्ली और बड़े शहरों में ही है, क्या है? देखिए, रंगमंच को लेके इस तरह की बातें, इस तरह की कवायदें बहुत दिनों से भरत मुनि के ज़माने से की जा रही हैं। हाँ। वो चाहे यूरोप हो चाहे एशिया हो, हर जगह रंगमंच बहुत बड़े लेवल पे हमेशा काम करता रहा है। तभी और रंगमंच ऐसा माध्यम है जहाँ पे कला का सृजन होता है, कला को एक नया रूप मिलता है। वहीं से बहुत सारी चीज़ें पनपती हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट तैयार होते हैं वहाँ। तो रंगमंच कभी भी, हाँ, थोड़ा इसलिए शायद ये सवाल उठता है कि इसका भविष्य क्या है कि आर्थिक तंगी रहती है, थोड़ा सा लोग उस तरह से नहीं जाते देखने के लिए, टिकट नहीं लेते, ये एक मुश्किल है। लेकिन बहुत सारे नाटक ऐसे हैं कि वहाँ पे लोग देखने जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही रंगमंच में पैसा आता है, जैसे अब किंगडम ऑफ ड्रीम्स गुड़गांव में शुरू हुआ, तो उसमें सब चीज़ें रिकॉर्डेड हैं। तो उसमें अभिनेता के लिए बहुत कुछ करने के लिए नहीं है, उसको केवल लिपसिंग करना है। एक बार रिकॉर्डिंग हो गई, उसके बाद लिपसिंग करना है। वो उसके टिकट भी बिके, बहुत महंगे बिके, मगर उसमें वो मज़ा नहीं है। मज़ा नहीं, एक्टर के लिए वो मज़ा नहीं है। एक्टर को सीखने के लिए बहुत कुछ नहीं मिलता। तो ये कई बातें, कई चीज़ें ऐसी हैं जैसे आपके बचपन में या आपके अभाव के दिनों में, या आपने जब कभी बहुत मुश्किल के दौर में हो, उस दौर में जब आपने सूखी रोटी खाया होता है तो उसका मज़ा आप ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते, चाहे पिज़्ज़ा आप कितना भी महंगा खा लें। उसी तरह से रंगमंच है, इसका स्वाद है, इसका अपना एक लुत्फ़ है, और वो अभाव में ही मज़ा देता है। बहुत खूबसूरत बात आपने कही है। तो सर हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जो बड़े शहर नहीं, मतलब मिडिल क्लास शहर, मान लो छोटे शहर हैं या कानपुर झांसी टाइप के जो शहर हैं, या हमारे उरई है, तो ऐसे शहरों तक मतलब ये रंगमंच कब तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा? क्योंकि फिल्म सिटी तो आ रही है बम्बई से इधर नोएडा में, तो मैं उस परिप्रेक्ष्य में जानना चाहता हूँ कि क्योंकि एक कला का बेहतरीन माध्यम है और एक दिशा देता है, एक संदेश देता है, तो शहरों तक, छोटे शहरों तक पहुँच होगी इसकी कभी? असल में छोटे शहरों तक भी थोड़ा पहुंच हो रही है, चूँकि अब छोटे शहरों में मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारी कला का सृजन छोटे शहरों, गाँवों, कस्बों में हुए हैं। जैसे जो फोक थिएटर है, फोक थिएटर कहीं भी किसी भी देश की जान होती है। वहाँ वो अभाव में सारा काम भी करते हैं, उसके बाद शाम को, रात को नाचते भी हैं, वो अभिनय भी करते हैं। और वो इस उम्मीद से खाली अभिनय करते हैं कि मुझे अभिनय करना है, भले ही मुझे कम मिले। पहले तो केवल अनाज पे लोग अभिनय करने चले जाते थे, तो उन्होंने तो बहुत बड़ा योगदान दिया है। हाँ, जो आपका प्रश्न है उसमें एक गंभीरता ये है कि सरकारों को इस कला को ज़िंदा रहने के लिए कुछ अनुदान, कुछ इस तरह की योजना ज़रूर रखनी चाहिए, जिससे कलाकारों को थोड़ा बहुत सहायता मिल सके। मंच बनवाने चाहिए, या इस तरह की जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। अब वो क्यों नहीं करते, उसके पीछे मुझे लगता है कि वही बात आ गई कि नेतागिरी आप करते हैं कि नहीं। तो मैं नेता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अभिव्यक्त कर रहा हूँ उस दर्द को कि जो कलाकार के साथ होता है। और कला ऐसी चीज़ है, खास करके रंगमंच जो नाटक है, वो सवाल उठाता है, और सवाल व्यवस्था को पसंद नहीं होता, सवाल सत्ता को पसंद नहीं आता। इसलिए वो ऐसी कलाओं को क्यों खड़ा करेंगे जहाँ पे उनका मजाक उड़ाया जाए। सवाल व्यवस्था को पसंद नहीं होता है जी। यहाँ मैं जहाँ पर अपन लोग बैठे हैं अभी इस समय, पास में भारत का मतलब ड्रामा का सबसे बड़ा स्कूल, राष्ट्रीय नाट्य
बिल्कुल एशिया स्कूल, का एकमात्र हाँ, स्कूल था। NST यहाँ पर पास में है। और हम चाहेंगे कि इस तरह के मंच पूरे देश में लोगों को मिले, हमारे युवाओं को मिले, वो सीख सकें। और सर बताइए कि अपने स्ट्रगल के बारे में कुछ बताइए। मैं स्ट्रगल शब्द को अच्छा नहीं मानता हूँ। ये एक निरंतरता है जीवन की, और इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। ये सीखने की एक प्रक्रिया है असल में। और उसके बाद आप ईमानदार रहिए, ईमान के पक्के रहिए अपने कला के प्रति, या आपको जो भी अच्छा लगता है वो करते रहिए। उसमें कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आता है जब वही आपकी रोज़ी रोटी भी बन जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। लोग डॉक्टर, इंजीनियर और पता नहीं क्या क्या बनना चाहते हैं, और बहुत मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, और वहाँ असफल होते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है। लेकिन अगर वो अपने आप को अंदर से देखें, अंदर झांकें, तो उनके अंदर कोई एक ख़ास बात ज़रूर होती है जो किसी में नहीं होती। उसको पहचानने की ताकत देता है रंगमंच। क्या बात है। और जिस दिन उसने अपने आप को पहचान लिया, फिर उसको फिर ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। आप यहाँ, मैं जब मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ आप यहीं रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, NCR में मिलते हैं, और ज़्यादातर टाइम मंडी हाउस में मिलते हैं। आपने कभी ये नहीं सोचा कि जिस तरह से हर कलाकार मुंबई जाना चाहता है, हर कलाकार मुंबई जाना चाहता है, बड़े पर्दे पे कायदे से आना चाहता है, तो आपने प्रयास नहीं किया कि मुंबई जाएं और वहाँ पे प्रयास करें? असल में रोहित भाई, बहुत अजीब सा सवाल आपने किया। ये मैंने गांव से निकला था जब, और दिल्ली आया था, उसी वक्त पता नहीं क्यों सनक में मैंने एक शपथ ली थी कि मुंबई मुझे बुलाएगी तब जाऊंगा। अच्छा। और अभी तक उस पर कायम हूँ। अगर कोई रोल मिला, किसी प्रोड्यूसर की नज़र पड़ी, कोई डायरेक्टर की मेहरबानी हुई, तो मैं उन्हीं के पैसे से जाना चाहूँगा। मैं मुंबई ऐसे नहीं जाऊँगा। क्या बात है, मतलब एक शपथ लेके घर से निकले थे। हम तो प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि आपको कोई मुंबई से बुलाए, मतलब आपको किसी फिल्म के लिए। और सर इसके अलावा क्या चल रहा है? इसके अलावा अभी मैं ये जो संस्कृत मंत्रालय है भारत सरकार का, उनका एक विंग है, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र, CCRT। वो बहुत सारे जो प्राचीन कलाएं हैं या जो विधाएं हैं, जो सांस्कृतिक गतिविधियां रही हैं, उसको वो संजोने का काम करते हैं, और वो सारी चीज़ें इकट्ठा करके वो स्कॉलर्स को और स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ से मैं अभी फ़िलहाल सीनियर फेलोशिप मुझे मिली है। संस्कार गीतों पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, 1 साल हो चुके हैं। इस पे काम करते वक्त मुझे ऐसी जगहों पे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला, और एक बड़ी अनूठी बात मुझे दिखी कि सारे संस्कार, ज़्यादातर संस्कार पुरुषों के लिए हैं और महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। जो गीत गाए जाते हैं वो सारे महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं और पुरुषों के लिए। किसी भी बिटिया के पैदा होने पे सोहर नहीं गाया जाता, बेटे के पैदा होने पे सोहर गाया जाता है। ये तो इससे बहुत सारी चीज़ें निकलती भी हैं। अब जैसे एक सोहर है बहुत पुराना कि छापक पेड़ छिहोलिया की पतवन गहबर, नहीं अब गवाइए मत। तो छापक पेड़ छिहोलवा की पतवन गहबर हो, ताही तरे ठाड़ हिरनिया की हिरना अरज करे हो। अब इस पूरे सोहर में ये बात है कि दशरथ जी ने शिकार किया, हिरन को मार दिया है, तो अब हिरने के बच्चे हैं, तो वो रो रही है और कह रही है कि आपने हमारे पति को मार दिया, हमारे 2 बच्चे हैं, उनका क्या होगा। तो आप एक काम करिए कि जो हिरन है उसको, उसकी खाल हमको दे दीजिए, बाकी मांस आप लोग ले जाइए, जो भी करना है। उसमें हम भूसा भर के उसको टांग देंगे, ताकि हमारे बच्चे देखते रहें और हम कहें कि यही हम तुम्हारे पिता थे, इतना मेहरबानी कर दीजिए, बाकी आपको ले जाइए। तो विद्रोह है एक इस तरह से। अब संस्कार गीतों में आप जाएंगे तो जन्म से मृत्यु तक गीत हैं, मरने पे भी गीत है, मरघट, और जन्म के समय सोहर, शादी ब्याह होता है उस समय भी हर चीज़ की पूजा है, और वो भी गीत में, कि वो जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम आते हैं, जैसे सिलबट्टा है, सूप है, ठीक है, पहरुआ है, इन सब की पूजा होती है। उस सबसे उस दुल्हन की आरती उतारी जाती है कि आओ
इस घर का सब कुछ तुम्हारे हवाले हो रहा है। तो इस तरह की बहुत बहुत गहरी परंपरा और बहुत गहरे गीत हैं और हर जगह हैं अपनी अपनी बोली भाषा में। आपके यहाँ भी होगा? नहीं है, बिल्कुल हमारे यहाँ गाए जाते हैं। हालांकि हमें उतना, चूँकि वो बहुत ही मतलब स्थानीय बोली में होते हैं, तो कुछ समझ में आते हैं, कुछ नहीं समझ में आते हैं। कुछ उनका गाने का ढंग होता है गांव वाल मतलब महिलाओं का गांव में, अरे अद्भुत। तो वो हालांकि प्रभावित करते हैं। हाँ, तो मैं ये चाह रहा था कि कुछ आप जो हमारे दर्शकों को 1-2 लाइन सुना देते तो मज़ा आ जाता। अच्छा चलिए, आपको मैं वो गीत सुनाता हूँ जो मैं दिल्ली आते ही मैंने लिखा था। अच्छा। और वो गीत ये था कि जैसे शहर हम क्यों आए, इस पे है। रेलिया न बैरी जहाजिया न बैरी, यह पैसवा बैरी ना, देसवा देसवा भरमावई है पैसवा बैरी ना, बाबू अम्मा का छोड़ावई है पैसवा बैरी ना। उसका एक बंद सुना देता हूँ कि शहर में आए बहुत कमाए, आधो पेट न खाए, हंसिया खुरपा फरुहा टोकरी नानी याद कराए, केहू न पूछे कहाँ का जाबा, अरे भैया कहाँ से आए, रतिया पटरी पे बिताए है पैसवा बैरी ना, देसवा देसवा भरमाए है पैसवा बैरी ना। क्या बात है, मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब मन कर रहा है कि आप गाते जाओ, मैं सुनता जाऊँ। इतनी मिठास है आपकी आवाज़ में और इस गाने में, एक मर्म है। और पता नहीं, मुझे अजीब लगता है कि लोग पता नहीं इतना कान फोड़ू डीजे बजा के जो है पता नहीं कैसे झेल लेते हैं, जबकि हमारे पास इतने मधुर मधुर संगीत है, गीत है, सुन सकते हैं उसको। अरे गांव में या लोक संस्कृति में ऐसे ऐसे कलाकार हैं कि वो उनको पहचान नहीं मिली, लेकिन उनके पास शब्द भी थे, गला भी था, और उनको थोड़ा सा प्रमोशन मिलता, थोड़ी सी इज्जत मिलती, तो शायद पता नहीं कहाँ। ये मतलब एक अलग पहचान के तौर पे उभरता है ना, और इसी पे आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं संस्कार गीतों पे काम कर रहा हूँ और कोशिश ये है कि मैं कुछ ऐसा निकाल के लाऊं जो लोगों के लिए जानने का मौका मिले कि हमारे जो हिंदू रीति रिवाज है, जो सनातन परंपरा है हमारी, वो कितना रिच है, प्रकृति से कितना हम लोग जुड़े हुए हैं। अगर सनातन परंपरा की बात करें तो उसका मतलब ये है प्रकृति से जुड़ा। जो किसी ने, कोई आदिवासी कहे, कोई मूल निवासी कहे, कोई आरएसएस वाला कहे या कुछ भी कहे, लेकिन सनातन परंपरा इन सब चीज़ों से परे है। सनातन उस परंपरा को, संस्कृति को उन्होंने गीतों में और बिल्कुल इन चीज़ों में पिरो दिया। संस्कार गीतों में है यही बातें हैं, और आलोचना भी है, वहाँ व्यंग है, राजा तक को नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा। सुना दीजिए कुछ। अरे सुना दीजिए सर कुछ, क्योंकि दर्शक हमारे सुनना चाहते हैं। अब वो कहेंगे कहाँ बतियाए पड़े हैं कुछ। आम दर्शक की प्रतिक्रिया बता रहे हैं सर हम आपको। चलिए, मैं, हमारे एक मित्र हैं शोभनाथ अनाड़ी जी, वो अपना तखल्लुस वो अनाड़ी लगाते हैं। उनका एक गीत मैं सुनाता हूँ कि गांव कैसा है। तलवा तलैया मा फूले कुमुदनी, भंवरा करे गुंजार, हे भैया हे बाबू ऐसे बागौआ हमार, बोरहरी किरण जस हिरनिया कुलाचे, जेठ के दोपहरी सेवनवा मनाचे, संझवा के लाली बहुत नीक लागे, केहे जस दुल्हन सिंगार, हे भैया हे बाबू ऐसे बागौआ हमार। एक आखिरी बंद सुना दे रहा है। नानक दयानंद कबीरा के बानी, नानक दयानंद कबीरा के बानी, बरसत है कमर और भीजत है पानी, चौपाल माँ बैठी गाँव के पुरनिया, करे मिली जुल के विचार, हे भैया हे बाबू
ऐसे बागौआ हमार। क्या बात है। मतलब मुझे लग रहा है कि फालतू में आपका हम जो है आपसे बतिया रहे, बातचीत कर रहे हैं, इंटरव्यू तमाम वो जलूल ज़बरदस्ती के सवाल कर रहे हैं। खैर कोई नहीं, सारी चीज़ें अपनी जगह अहमियत रखती हैं, लेकिन हम जब आप गा रहे हैं तो हमें लगता है कि आप गाते जाएं, हम सुनते जाएं और दर्शकों को सुनाते जाएं, क्योंकि जो मज़ा, जो रस घुल रहा है, मतलब अद्भुत है, बयां नहीं कर सकते, उन शब्द नहीं हैं। और व्यंग में सर कुछ सुना दीजिए। व्यंग में। अरे व्यंग मत करवाइए, फिर आदम जी का एक शेर याद आ जाएगा। सुना दीजिए मुझे कि जितने हराम खोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। दीवार फांदने में वो जिनका रिकॉर्ड था, वो चौधरी बने हैं उम्र के उतार में। क्या बात है, क्या बात है। तो ये तंज था, व्यंग था, जो भी था। आप लोग भी बीच बीच में मतलब आपको जो चीज़ें अच्छी लगे अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट ज़रूर करें आप लोग। और सर बताइए कुछ अपने बारे में, कुछ बताइए, कुछ अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मतलब किस तरह का आपका घर है, परिवार है, गांव है, कौन सा गांव है, कहाँ से आते हैं? मैं अयोध्या से हूँ। अभी अयोध्या ज़िला हो गया है, वो पहले फैज़ाबाद था, यूपी का। वहाँ की एक तहसील है बीकापुर जी। वहाँ एक गांव है बसंतपुर। अच्छा। वहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी लाइफ इंश्योरेंस में चपरासी थे और मेरी माताजी बहुत अच्छा गाती थी और गृहिणी थी, और वो हल भी चला लेती थी और बहुत बहादुर महिला थी। तो और गांव के आसपास जो कला संस्कृति की गतिविधियां थी, जैसे नौटंकी बड़ी फेमस थी, और जो जाति प्रधान नाच वगैरह होती है, उस पर मैंने फिल्म भी बनाई है, करिंगा। और उसको मैं चोरी छिपे देखने चला जाता था, और वहाँ से मुझे कला का जो बीज है वो वहाँ से मिला, और शायद मेरी माँ की वजह से मुझे गाने का शौक़ हुआ होगा। अभिनय का शौक़ कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन उतरे और अभिनय करना शुरू किया तो चल पड़ा मामला। अदरवाइज ऐसा कुछ बड़ा अभिनेता नहीं हूँ। कौन सा बड़ा अभिनेता आपको आकर्षित करता है, रोल मॉडल? रोल मॉडल किसको बताएं? वो अब वो अगर दिलीप कुमार साहब हैं, देवानंद साहब, भले ही लोग उनको कुछ भी कहें, लेकिन वो सब स्टाइल और कैमरे को पकड़ना, राजेश खन्ना साहब, कैमरे को देख के, कैमरे के साथ एक्टिंग करना बहुत मुश्किल काम है। और अभी नए में तो बहुत सारे लोग हैं। इरफान खान साहब मुझे बहुत पसंद थे, और नसीर भाई, और संजीव कुमार, जैसे मैंने बताया, अमिताभ साहब। तो ये मिक्स है। और अभी हमारे मित्र हैं, हम लोग साथ में कई रातें गुजारी हैं, और पटना में उनसे मैं विदेशिया जब डॉक्यूमेंट्री बना रहा था तो उनके घर पे भी गया था। पंकज त्रिपाठी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, अभी बहुत अच्छा अभिनय कर रहे हैं। वो उनकी फिल्म आई है कागज़, छाए हुए हैं एकदम। और आप लोगों को देखना चाहिए, वो फिल्म बहुत अच्छी है। विदेशिया जो आपने जिक्र करा, क्या है, मतलब इसके बारे में कुछ बताइए। विदेशिया असल में एक नाटक का नाम है। वो भिखारी ठाकुर जी ने लिखा था। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। अच्छा। भोजपुरी का शेक्सपियर उनको राहुल सांगताइन ने कहा था, और कई लोग, किसी ने उनको अनगढ़ हीरा कहा। वो बेसिकली बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने 8 नाटक लिखे, लेकिन और वो जात के नाई थे, तो नाई को ठाकुर कहा जाता है, नाऊ ठाकुर। तो और वो दियरा एक है बहुत बड़ा, नदी के किनारे पूरा एक इलाका है छपरा में, वहाँ उनका गांव है छपरा में कुतुबपुर। और मैं उनसे इतना प्रभावित हुआ कि मैंने कहा इन पे फिल्म बननी चाहिए। और फिर उस समय कौल साहब डीजी थे CCRT के, उनसे मैंने जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि आपकी रुचि मुझे बहुत अच्छी लगी है और मुझे लगता है आप बनाइए, मैं फाइनेंस करवाता हूँ। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, भारत सरकार ने वो फाइनेंस किया था। और वो फिल्म मैंने, पहली फिल्म असल में वो इंडिया की नहीं विश्व की पहली फिल्म है भिखारी ठाकुर पे, जो मैंने बनाई है। और वो CCRT के पास उपलब्ध है, किसी को देखना चाहे तो, कोई देखना चाहे देख सकते हैं। कहाँ पे? CCRT। तो मतलब क्या तरीका है, कैसे मतलब जाके देख सकते? वहाँ उनके पास पेन ड्राइव है, डिस्क है, वो सब अवेलेबल है वहाँ से, और सस्ते में मिल जाता है।
कहाँ पे इसका कार्यालय वगैरह? इनका सीसी ये द्वारका सेक्टर 7 अच्छा वहाँ सेंटर है, और वेबसाइट भी है CCRT की, उस पर भी जाएंगे तो विदेशिया मिलेगा आपको। अच्छा, मतलब जो लोग देखना चाहें विदेशिया हाँ, वो देख सकते हैं। वो इस तरह से देख सकते हैं। हाँ? और सर कुछ सुना दीजिए कुछ। क्या सुनाएं, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। आप इतना बढ़िया इतना खूबसूरत गाते हैं, तो प्लेबैक में क्यों नहीं ट्राई किया आपने? यार मैंने कभी इस तरफ सोचा नहीं, और जब अभिनय में काम मिलने लगा तो मैंने सोचा चलो अभिनय ही करते हैं। एक दो जगह कुछ लोगों ने, हमारे एक बहुत अभिन्न मित्र हैं और वरिष्ठ हैं हमारे सौरभ जी, राजमूत सिंह सौरभ, बहुत बड़े शायर हैं हिंदुस्तान के, वो बहुत अच्छी गज़लें लिखते हैं। तो उन्होंने एक बार ऐसे ही, शायद हेल्प करने का अपना एक तरीका होता है, तो मैं उस समय थोड़ा बुरे दौर से जा रहा था, तो उन्होंने पैसे की हेल्प करने के नाते उन्होंने कहा कि मैं कुछ पैसे भेज रहा हूँ, आप मेरा ये गज़ल गा दीजिए। तो स्टूडियो में गा के मैंने फिर उनको भेजा था। तो इस तरह से छुटपुट कुछ गाए हैं। कौन सा गज़ल सुना दीजिए तो। अरे ठीक है। तेरी आँखें पढ़ूं तू ज़रा पास आ, तेरी आँखें पढ़ूं तू ज़रा पास आ, कुछ कहूँ कुछ सुनूं तू ज़रा पास आ, तेरी आँखें पढ़ूं तू ज़रा पास आ। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अच्छा, मुझे लगता है कि मुझ में जितनी अकल है उतने सवाल मैंने पूछ लिए। नहीं, आपने बहुत अच्छा। हाँ, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि इस तरह के सवाल मैं खैर किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। अगर मतलब किसी बड़े बहुत ही महानायक टाइप के आदमी से इस तरह के सवाल हो भी नहीं पाते हैं। आपसे चूँकि मैं सहज हूँ, और उसका एक कारण ये भी है कि आप मेरे सीनियर रहे, हम लोगों ने कई बार साथ में खाना खाया, मेरा सौभाग्य रहा आपके साथ, मैंने बहुत अच्छा समय गुजारा है। तो आपका मैं देख रहा हूँ कि आप भले गए, लेकिन एक जो संघर्ष के दौर से आप गुज़रे हैं, वो एक अनुभव की आप एक मतलब क्लास हो गए, मतलब एक स्कूल है अपने आप में। आप जहाँ पे आज हैं, तो एक आपके पास अनुभव की जो पूंजी है, उससे कई लोग सीख ले सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप बताएं, जो बहुत सारे युवा भी इस वीडियो को देखेंगे, और जो युवा इस क्षेत्र में अपना करियर सोच रहे हैं बनाना, इसमें आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, तो वो ये जानें कि मतलब किस तरह से टिके रहें, क्योंकि हर कोई टिका नहीं रह सकता है, कई बार भाग जाता है आदमी, छोड़ देता है ना। तो कैसे बना रहे, मतलब आदमी हौसला कैसे बना रहे, जिस तरह से आप बने रहे, टिके रहे? देखिए, ख़ास करके जैसे आपने कहा युवा जो अभी टीनेजर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें बड़ी गुमराह करने वाली हैं इस लाइन में, कि तुम आओ 5 साल सीखो, 3 साल सीखो, अभी तुम क्या जानते हो, अभी तो तुमको ऐसे करना है, और इतनी फ़ीस दो, फिर मैं तुमको बताता हूँ, मैं कुछ टिप्स दूंगा। तो इन सब चीज़ों से बचें, फालतू की बातें। हाँ, और कभी भी कहीं नाटक करने का मौका मिले, निर्देशक अगर कोई नाटक कर रहा है, किसी तरह से वो व्यवस्था करके नाटक कर रहा है, तो पैसे की उम्मीद ना करके केवल जुट जाएं, और जो किरदार मिले उसको बढ़िया ईमानदारी से करें, और ज़्यादा सीखने की कोशिश करें कि किस तरह से बोलते हैं, शब्दों का उच्चारण कैसे करते हैं, ये बेसिक है, और किस तरह से हाव भाव होता है, मेरे शरीर में कौन सा अंग ऐसा है जिसको मैं अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, जैसे आँखें हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज है, आपका आपकी मुस्कान है, आपके चेहरे में कोई एक ख़ास बात होगी, जब गर्दन टेढ़ी करते हैं तो आप कैसे लगते हैं। तो ये सब चीज़ों को शीशे में अपने आईने में देखें और रोज़ प्रैक्टिस करें,
और अपने आईने में अपने आप को ही गुरु मान के उसके सामने एक्ट करें, मिरर में ही, और आप सीख जाएंगे। और ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं, चूँकि अगर कोई हीरोइन के लिए कोई बच्ची देख रही हो, मान लीजिए लड़की, मैं तो सौंदर्य को बहुत पसंद करता हूँ, हाँ लड़कियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं ठरकी हूँ, सौंदर्य अच्छा लगता है। तो मैं उन लड़कियों को ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा सीखने सिखाने के चक्कर में नहीं, क्योंकि उम्र निकलने के बाद रोल नहीं मिलता हीरोइन का। बहुत कटु वचन आपने कहा है। ये 16 से लेके 20 साल तक यही पीरियड होता है जब आप हीरोइन के तौर पे लॉन्च हो सकते हैं। तो कोशिश ये करिए कि मौका ढूंढिए और लग जाइए काम पे। कटु सत्य वचन। हाँ, और लड़कों के साथ, लड़कों के लिए भी यही है कि अपनी बॉडी ज़्यादा बनाइए मत, चूँकि एक्टर की बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। लेकिन अब सर हम देख रहे हैं कि जो नए एक्टर आ रहे हैं, अब जो हम देख रहे हैं कि नए एक्टर आ रहे हैं, वो एकदम मतलब जैसे उनको कहा गया है कंपलसरी, जैसे हम परीक्षा देते थे उसमें लिखा होता था कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो उसी तरह से अनिवार्य कर दिया गया वो कि 6 पैक 8 पैक होने चाहिए पेट में, है ना, ऐसे डंबल डोले शोले। क्या है मतलब ये हकीकत है कि मतलब? देखिए, वो अगर डंबल संबल और ये सब जो है ना 6 पैक, ये सब चीज़ें अगर यही खाली काम करती, वो भी ठीक है। किसी रोल के लिए ज़रूरत हो सकती है कि आप योद्धा का रोल कर रहे हैं, तो वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। लेकिन हाँ, लेकिन कहीं कुछ ऐसा रोल है जिसमें आपको ऐसे ही दिखना है लुंज पुंज सा, तो वहाँ क्या करेंगे आप? अब सलमान खान हर रोल तो नहीं कर सकते, ठीक है ना, लेकिन अमिताभ आज तक कर रहे हैं, उनके पास डोले नहीं है। सही बात। अमिताभ बच्चन आज भी कर रहे हैं। और फिर एक ये भी मजबूरी हो जाती है कि आपके 8 पैक हैं और आपको फिल्म लिया है तो शर्ट एक बार आपको उतरवानी है। हाँ, तो शर्ट आप नंगा होना है तो जाओ, फिर नहीं भी रोल है तो जबरदस्ती का गढ़ो उसमें कि एक शर्ट उतरवाने का है। ठीक है, तो हर कोई सलमान भाई की तरह या बहुत सारे और भी एक्टर हैं जो बॉडी शॉडी, आजकल तो जो एकता कपूर जी हैं, देवी जी, उनकी सीरियल्स में बहुत सारे बच्चे लॉन्च हुए, बहुत सारे लड़के आए और बाद में काम भी उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन उस ज़्यादा बॉडी बनाने के चक्कर में नहीं, फिट रहें और हाँ, अभिनय पे जोर दें, अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल रखें, जहाँ से चाहें वहाँ से मोड़ सकें, लचक दे सकें। क्योंकि प्रेमचंद ने कहा है कि जिस महिला में पुरुष के गुण आ जाएं वो कुल्टा हो जाती है, और जिस पुरुष में स्त्री के गुण आ जाएं वो देवता हो जाता है। क्या बात है। तो देवता बनना है या दानव, तो आप तय कर लो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, आपकी बातें वास्तव में बहुत से लोगों को एक दिशा देंगी, एक समझ देंगी। और सर ने जिस तरह से बताया कि जो लोग इच्छुक हैं इस फील्ड के लिए वो किस तरह से तैयारी करें। अच्छा सर, आपने कहा कि शीशे पे देख के आप ये भी देख सकते हैं कि आप ऐसे देखने पे या इस तरह से देखने पे कैसे दिख रहे हैं। वो आप शरीर की आँखें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, बोलने का तरीका। तो बोलने के तरीके से याद आ रहा है कि कुछ सर कोई डायलॉग गाना बहुत सुना दिए, डायलॉग भी कुछ सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। डायलॉग क्या सुनाए? इम्प्रोवाइज कर सकते हैं खाली। हाँ। ये सब सारे जितना बोला जा रहा है सब डायलॉग ही है। क्या बात है, क्या बात है। ये हमें पता है, हम एक एक्टर के पास बैठे हैं तो जो है सब डायलॉग ही है। फिल्म चल रही है समझ लो। अब डायलॉग, जैसे डायलॉग बोलने की बात आती है तो लोग थोड़ा सा क्या करने लगते, देखा मैंने क्या कहा था। आप समझे नहीं बात को, इतनी देर से बता रहे हैं लेकिन आप समझते ही नहीं है। अब इसको नेचुरल भी बोला जाता, देखा है, आप समझते ही नहीं बात को, इतनी देर से तो बता रहा हूँ, एक्टिंग ही तो कर रहा हूँ, और कैसे एक्टिंग करके दिखाऊं भैया? नाचने लगूं क्या? पतुरिया हूँ? तो ये सब एक्टिंग ही है। अब डायलॉग किसी फिल्म का वो सब याद रखना, कहाँ क्या बोला है वो याद रहता नहीं है। जितना आनंद मुझे इस वक्त आपसे बात करते हुए आ रहा है, जितना आनंद मुझे आपसे इस वक्त बात करते हुए आ रहा है, इतना मुझे 500 रुपये का टिकट लेके नहीं आता। वो वास्तव में ये फिल्म ही चल रही है, हो सकता है ऊपर वाला प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो, हम लोग फिल्म में ही है। वो मालिक तो है ही है। और रोहित भाई, आपका प्रेम है और आप अच्छे पत्रकार हैं कि निकाल लेते हैं अंदर से तारीफ़ कर के कि और बोलो। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि
हर कोई इस तरह से इतना धीरज के साथ, इतना धैर्य के साथ बात भी नहीं करता ना। आप सोच सोच के नहीं बोल रहे हैं कि प्रश्न ढूंढूं, फिर बताऊं, फिर क्या पूछूं। तो आप सहज तरीके से बात करें, इसलिए सहजता में कुछ निकलता जा रहा है। मुझे भी नहीं मालूम मैं क्या बोल रहा हूँ। कारण ये है सर कि चलिए मैं एक ईमानदारी वाली बात कर ही देता हूँ। अरे ईमान बहुत ज़रूरी है। चैनल जब अपना हो, घर की खेती हो, तो चाहे कुछ हो, कोई संपादक तो बैठा नहीं जो हमसे कहे तुमने ऐसे क्यों पूछ लिया, ऐसे क्यों बोल दिया। तो सोशल मीडिया तरक्की कर रहा है कि ये संपादक नहीं है। संपादक तो सारे जो हैं सो हैं, पता नहीं क्या बोल दूंगा मैं, मुझे बुरा लगेगा। खैर कोई अच्छा, अब मैं ये जानना चाह रहा था कि जो सहजता की हम लोग बात छेड़े हैं, हम देख रहे हैं कि अब जो नया सिनेमा आ रहा है, नई कुछ फिल्में आ रही हैं, और वेब सीरीज़ में तो बहुत ज़्यादा सहज हो गए लोग। माँ बहन की गालियाँ सब घुसेड़ दे रहे हैं। मतलब जिंदगी में गालियाँ नहीं देते क्या? आप गली मोहल्ले में रोज गाली सुन रहे हैं और जब स्क्रीन पे आ गया तो आपको बुरा लग रहा है। हाँ अब इसमें क्या ही कहें। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो सहजता की हम लोग बात कर रहे हैं, फिल्मों में भी एक काफ़ी मतलब एक सहजता दिखने लगी है। उनके डायलॉग्स में, सीन में, हर चीज़ में एक सहजता दिखने लगी है। हालांकि सहजता इस स्तर पर भी है कि हीरो हीरोइन पहले जो है पेड़ के पीछे प्यार कर लेते थे, अब एकदम सहज हो गए हैं। तो कैसे देखते हैं आप? थोड़ा आप एक्टर हैं, आप फील्ड से जुड़े हैं, आप बताइए इस बारे में। एक बात बताओ कि कोई गरीब अच्छी सुहागरात मना नहीं पाया होगा, और अगर वो कहीं देख रहा है स्क्रीन पे ही सही, बाकी दृश्य तो देख लेता फिल्म में, मगर सुहागरात वाला दृश्य नहीं देख पाता था। न देख पाया है ज़िंदगी में, ना वैसी सुहागरात रख सकता है वो। उतना खर्चा, उतना सब ताम झाम, सब महकता हुआ वातावरण, अब वो फिल्म में देख रहा है, तो आपको क्यों जलन हो रही भाई? जलन नहीं सर, बस मैं ये एक इस पर टिप्पणी चाहता हूँ कि इस सहजता को आप मतलब क्या, मतलब कि थोड़ा एक्सपर्ट कमेंट चाहते हैं। एक्सपर्ट कमेंट ये है कि कोई भी चीज़ जब ज़्यादा होती है तो अपने आप ख़त्म हो जाती है। कोई भी चीज़ ज़्यादा होती है तो अपने आप ख़त्म हो जाती है। रोकना चाहोगे तो बढ़ती जाएगी। अच्छा, रोकना चाहें तो बढ़ जाएगी। तो रोके ना, मतलब जो सहज है जाने दें, पानी बहने दें, जाने दो। उसके बाद सेंसर बोर्ड है, काट ही देगा। क्या बात है। पब्लिक भी ऊब जाएगी, है ना? पब्लिक भाई वो खुद ही कहेगी हटाओ इसको, तो उसके बाद किनारे अकेले कमरे में देखेगी बैठ के। बच्चों के सामने नहीं देखेगी। हाँ, जैसे अब कुछ चीज़ें ज़्यादा वल्गर जो जिसको आप कह रहे हैं कि अभी सोसाइटी हमारी इतना तैयार नहीं है, तो उसके लिए गंभीर बात यह है, एक्सपर्ट राय तो अलग बात है, गंभीर राय ये है कि बहुत दिनों से बात सेक्स एजुकेशन की हो रही है, मगर उस पर काम नहीं हो रहा है। ठीक है ना, जैसे बाकी चीज़ें ज़रूरी हैं वैसे ही सेक्स एजुकेशन भी ज़रूरी है। इसीलिए शायद हमारे यहाँ जो लड़के लड़कियों का शोषण होता है, लड़कों का भी शोषण हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे लड़कों का भी शोषण होता है। तो लड़के लड़कियों का जो शोषण हो रहा है, या कौन से अंग पे कब कौन हाथ लगा रहा है, या किस तरह से बात कर रहा है, और क्या चीज़ टच करने से क्या महसूस होता है, उसका क्या मतलब है, ये सब चीज़ें अगर समझ लेंगे बच्चे तो कम से कम वो तैयार तो रहेंगे। और ज़्यादातर हम वैसे तो बहुत ईमानदारी वाली बात करते हैं, बहुत अच्छे बन जाते हैं, सज्जन दिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इस तरह के गलत काम जिसको बोलते हैं कि जो जैसे असुरक्षित महसूस करना बच्चियों का या बच्चों का, वो ज़्यादातर कौन लोग हैं जो सबसे पहले उनके नज़दीक जाते हैं? सबसे पहले जाते हैं वो लोग जो रिश्तेदार हैं, नज़दीक के लोग, घर परिवार के लोग, सबसे ज़्यादा गलत वही करते हैं। उनसे बचाने की ज़रूरत है। उनसे बचाने की ज़रूरत है। मैं एक सवाल बात करते करते मन में उपज आया, तो मैंने कहा पूछ लूँ आपसे। मैं देखता हूँ कि जैसे हॉलीवुड सिनेमा देखता हूँ मैं, या कोई बढ़िया वेब सीरीज़ देखता हूँ, मतलब अन्य भाषाओं की, तो हम देखते हैं कि जैसे उनमें अडल्ट सीन जो होते हैं, तो उनके अडल्ट सीन में एक अभिनय है, मतलब अभिनय की उनके फिल्म की या उनके नाटक की ज़रूरत है तो उन्होंने उसको डाला है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं एक लाइन लगी पड़ी है भारतीय वेब सीरीज़ में, सिनेमा में, कि ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक उकसाने वाली सीरीज़ चल रही है। अब मैं नाम नहीं लूँगा, कई तरह की ऐसी सीरीज़ हैं, वो बड़ा थंबनेल लगाते हैं, 500 मिलियन व्यूज़, 600 मिलियन व्यूज़,
लेकिन पर्पस केवल यही है कि उकसाने के लिए बना रहे हैं। उसकी वजह है, हाँ वजह ये है कि जहाँ की आप बात करें यूरोप जो है हाँ वो इतना कर चुके हैं ना, वो सोचते नहीं, वो कर डालते हैं। हाँ हाँ, वो इतना कर चुके हैं, ऊब चुके हैं अभी से, उनके लिए ये बड़ी बात नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ अब मौका मिला है हाँ। तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं सब, और उसमें कुछ गलत करते चले जा रहे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कुछ ज़्यादा ही अपना जानबूझ के घुसाने वाली जो बात है। हाँ। नहीं, मोटिव ही यही बना लिया है कि हम दर्शकों की भावनाओं को इस तरह से उकसाएंगे और व्यूज़ कमाएंगे। तो भाई ये तो हर तरह के लोग, तो ये तो पहले भी था और अभी भी ये तो था ही ना। मस्तराम की कहानियाँ भी की हैं यहाँ पे, मस्तराम भी हैं और मुक्तिबोध भी हैं। सही कह रहे हैं। हाँ, तो मुक्तिबोध को कितने लोग पढ़े हैं पूछ लो तो नहीं बता पाएंगे। मतलब लेकिन किसी से पूछो कि मस्तराम को जानते हो, अरे हटो क्या बात कर रहे हो, मैं ऐसा आदमी हूँ क्या? अरे जानते सब हैं। सब जानते हो। हैं? तो अंतर्वासना इसलिए तो कहा गया उसको। तो अंतर्वासना जो है दर्शकों में है, उसी को भुना रहे हैं डायरेक्टर। मतलब हमारी आपकी जो वासना है एक बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ा बाजार है। बिल्कुल है, और उसी को अब भाई ये जो शो बिजनेस है हाँ। उसमें आप जो देखना चाहते हैं दिखा रहे हैं, आपको नहीं देखना है तो मत देखो ना। हाँ, ये बात सही कही आपने, बड़े सहज तरीके से सर ने कहा है, आपको मत देखना मत देखो। हाँ, नहीं तो बच्चों को सुला के अगले जाके अकेले कमरे में देखते हैं। हाँ। तो ईमानदार बनो ना बच्चों के लिए भी। तो कब तक मानेगी और वैसी परिपक्वता दिखेगी हमारे यहाँ पे यूरोप और अमेरिकन सीरीज फिल्मों जैसी? तरफ मॉल वगैरह सब बन रहे हैं ना, जगह जगह गांव भी शहर हो रहे हैं। ठीक है। आपका ये तंज है। नहीं, ये विकास विकास है। विकास की राह में हम बहुत कुछ खोते भी जा रहे हैं सर। वो खोना नहीं, वो तो पाना हुआ। मतलब ताज़ी हवा खोते जा रहे हैं, पानी खोते जा रहे हैं। भाई एक ही चीज़ तो पाओगे। अब देखो मिट्टी के घर में लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं, चूल्हे की रोटी, मिट्टी के चूल्हे पे रोटी खाने के लिए लोग जाते हैं, लाखों रुपया खर्च करके वहाँ रहने के लिए। हाँ। कि थोड़ा फील लें गांव का। वो यहाँ मंच से कहा जाता है कि आंखों में धुआं लगता है इसलिए हमने गैस बढ़वा दी। हाँ वो भाई वो नहीं है, हमको लपेटो मत। लपेट नहीं रहे हैं सर, के बारे में मतलब जिन चीज़ों पे आपत्ति थी उनको पैसा दे के उसका अनुभव लेने जा रहे हैं। अब जब हो ही रहा है। चलिए खैर कोई नहीं, हमने कोशिश की कि हम राजनीतिक चीज़ों से बचें और बाकी कुछ दर्शन पे कुछ बोलिए, कुछ जीवन पे, अध्यात्म पे, दर्शन पे कुछ। अरे दर्शन कुछ नहीं है, हाँ। कला ही जीवन है, जीवन ही कला है। कला यही दर्शन है। यही दर्शन। तो मुझे लगता है बहुत बातचीत हो गई अपनी, है ना? हाँ। अब जबरदस्ती का ठेल रहे हैं। बस ज़्यादा नहीं बतियाना चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे पता नहीं इनको और कोई काम नहीं है। नहीं, हमारा सौभाग्य और आपके पास आके आपके सानिध्य में हम अपने आप को बड़ा ही मतलब खुशनुमा पाते हैं और बड़ा ही अच्छा महसूस करते हैं। तो सर ने बहुत खुल के बात की और हमें जो है जितना समझ आया, जितनी हम में अकल थी, हमने सर से पूछ लिया। बाकी अगर आप लोगों के भी कोई सवाल हो, कुछ प्रतिक्रिया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, लाइक कर सकते हैं आप, और अगर चाहें तो शेयर भी करें। शेयर करेंगे तो बहुत अच्छी बात, हमारी मदद होगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया भैया। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।